उसके लिए हमने कई सारे फैक्टर्स भी पढ़े थे कि क्यों आइसोलेटेड एटम की रेडियस नहीं निकाली जा सकती। थोड़ा सा जीनस वायर देखो कुर्सी के नीचे आपकी, इसके लिए हमने वैसे इसके लिए हमने कई सारी चीज़ें भी पढ़ी थी कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, एन एटम डजंट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट और फ्री स्टेट, आइसोलेशन इज वेरी डिफिकल्ट, no definite boundary of electron cloud, electrons may also behave like a wave, according to Heisenberg the certain position of determination of electron is not, कुछ फैक्टर्स थे जो हमने पढ़े थे। तो फिर निकाली कैसे गई है, बॉन्डेड फॉर्म में निकाली गई है। एटम की रेडियस बॉन्डेड फॉर्म में निकाली गई है। जब एटम कंबाइन हो जाता है तो उस समय टोटल रेडियस निकाल दी जाती है, और फिर टोटल रेडियस मान लो 2 एटम की निकाली तो हाफ कर देंगे तो वो 1 एटम की निकल आएगी। तो लिखिए थी कि आगे नीचे से लिखिए, उसी के नीचे लिखना है, उसी के नीचे, हाँ नहीं पॉइंट नहीं, ऐसे बिना पॉइंट के लिखना है नीचे से। therefore atomic radius or size, ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख सकते हो साइज, is determined in bonded form, therefore atomic radius is determined in bonded form with respect to covalent radius, van der Waals radius, and metallic radius। अभी पूरा लिख रहे हैं, अभी ऐसे ही लिख ले, CR कोवेलेंट रेडियस, van der Waals रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, van der Waals रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस, ठीक है। तो जब हेडिंग डालिए सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस, फर्स्ट हेडिंग है हमारी कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, आप इसको सिंपली RC से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने सिंबल का यूज आप ऐसे भी यूज कर सकते हो CR, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोवेलेंट रेडियस होती क्या है, देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। छोटा सा हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास, ये हाइड्रोजन का 1 एटम और ये 2 एटम, ये फ्रीली आपके सराउंडिंग में रैंडमली ऐसे ही आपके मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के पास आए तो देखा कि इस हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। ये लूज डॉट सिंबल कहलाते हैं। किसी भी सेल के आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डॉट लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये लेविस और लूज डॉट सिंबल कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, और ये भी हाइड्रोजन ही, तो इसके पास भी 1। तो जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो इन दोनों की कैपेसिटी, क्षमता बराबर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों की बराबर होगी क्योंकि सेम एलिमेंट है। तो ये क्या करते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन देते ही ना लेते, ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं जी, इस प्रकार से शेयर कर लेंगे, और शेयर करके जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। उसका हिंदी में अगर हम नाम बोलें तो सह संयोजक बंध, संयोग करते हैं सहमति से, तो उसी को बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा आपका इन दोनों के बीच में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे ये, और ये जो बॉन्ड बन गया
दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड पता है कहाँ बनते हैं? इसके इस एटम के न्यूक्लियस और इस एटम के न्यूक्लियस के बीच में बनता है। जैसे हमने कहा ये हाइड्रोजन एटम है, इसका हमने हाइपोथेटिकली स्फेरिकल स्ट्रक्चर ये बना दिया, ठीक है। और दूसरा हाइड्रोजन एटम इसी के बगल में था, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? बॉन्डिंग। तो ये इस प्रकार से एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं जी। इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन दोनों मिल जाएंगे और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ये बॉन्ड बन गया आपका। ये जो ओवरलैपिंग दिखा रही है ये बॉन्ड बन चुका है। अब इस वाले हाइड्रोजन का सेंटर ये था और इस वाले हाइड्रोजन का सेंटर ये है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? ऐसे ऐसे इनके बॉन्ड बना देंगे। इसका बॉन्ड थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ भी अच्छे से बना देंगे। तो ये जो बॉन्ड बना है ना, ये वही बॉन्ड है। ये कहाँ बना है? फर्स्ट हाइड्रोजन के सेंटर एंड सेकेंड हाइड्रोजन के सेंटर के बीच में। ये कहलाती है न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की डिस्टेंस, दैट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर हम इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर दें, तो जो इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होता है वही हमारी क्या कहलाती है? लैंड रेडियस कहलाती है हमारी। तो यही लिखना है हमें। ध्यान रखना, कोवैलेंट रेडियस सिर्फ उन्हीं एटम में डिफाइन की जा सकती है जिनमें के पास कौन से बॉन्ड होते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान रखिए, कोवैलेंट सिंगल भी हो सकता है, डबल भी कोवैलेंट हो सकते हैं, और मैक्सिमम 2 एटम्स के बीच में 3 कोवैलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकते। एक्स, वाई और जेड। हम ये नहीं कह रहे कि बॉन्ड 3 हो सकते हैं, बॉन्ड तो आपके 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक मॉलिक्यूल्स में थाउजेंड्स मिलियंस भी हो सकते हैं, लेकिन 2 एटम के बीच में कभी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, 3 एक्सेस है ना बेटा, तो एक एक्सेस से ओवरलैपिंग करेंगे, 2 से करेंगे और 3 से, फिर उसके अलावा कहीं जगह ही नहीं है ना। तो 3 एक्स, वाई, जेड एक्सेस पे ये ओवरलैपिंग होती है। अभी आप ओवरलैपिंग समझेंगे। ओवरलैपिंग से बॉन्ड कैसे बनते हैं। 2 प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। सभी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये कैसे बनते हैं इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, व्हाट इज कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, लिखिए, द हाफ ऑफ internuclear, the half of internuclear, the half of, बिल्कुल समझ के पढ़ना है ना। आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी चालू हो गई है आपकी, तो अब आपको एक एक फैक्ट पता होना चाहिए। द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ two bonded atoms of two bonded atoms of two bonded atoms of two bonded atoms, कॉमा लगाइए, bonded together by single covalent bond, by single covalent bond, by single covalent bond, by single covalent bond, single covalent bond is called covalent radius, is called covalent radius, इज कॉल्ड कोवैलेंट रेडियस। तो देखिए, हम यहाँ पर जे हाइड्रोजन है एज एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है, और इन दोनों ने ओवरलैपिंग कर ली, तो ए बन गया आपका इसका सेंटर और ये इसका। अब इसका जो हाफ होगा, इसके और इसके सेंटर का जो ये हाफ होगा, हाफ करेंगे हम इन दोनों के सेंटर का, इसको इसके सेंटर का ये जो हाफ होगा, ये जो हाफ, तो यहाँ से इसके सेंटर से लेके इस हाफ की डिस्टेंस और इसके सेंटर से लेके ये हाफ डिस्टेंस, तो ए वाली हो जाएगी इस एटम की कोवैलेंट रेडियस और इस साइड वाली हो जाएगी इस एटम की कोवैलेंट रेडियस।
और ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या कहला जाएगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, दो एटम के बीच में जो न्यूक्लियस है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ जो हम करते हैं वही हाफ हमारा क्या कहलाता है, कोवलेंट रेडियस। आप यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से हम इसको हाफ कर दें तो इस साइड वाली इसकी कोवलेंट रेडियस हो जाएगी और इस साइड वाली इसकी कोवलेंट रेडियस हो जाएगी। तो देखिए द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, जब दो एटम बॉन्डेड हैं तो उनकी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका जो हाफ होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, वो बॉन्डेड है किससे, सिंगल कोवलेंट। डबल बॉन्ड के केस में नहीं निकालते, ट्रिपल बॉन्ड के केस में ही निकालते। तो फिर क्वेश्चन, सर क्या ऑक्सीजन के बीच के नहीं निकाल सकते, निकाल सकते। इसका कोई ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढना पड़ेगा जिसमें ऑक्सीजन किस स्टेट में है, सिंगल बॉन्डेड स्टेट में, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसी प्रकार नाइट्रोजन का कोई ऐसा मॉलिक्यूल देखना पड़ेगा जिसमें सिंगल बॉन्डेड स्टेट में है, जैसे हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन में नाइट्रोजन सिंगल को 3 वैलेंसी होती है यहाँ, तो यहाँ नाइट्रोजन ने तीनों यहाँ से सेटिस्फाई कर ली, लेकिन यहाँ एक इस हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर रहा है, एक इस हाइड्रोजन से और एक इससे। आप ये बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझाएंगे आपको। तो ये होती है आपकी, वो डायग्राम बनाइए और लैंग्वेज आपने लिख ही ली है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। ये है आपकी इस साइड की कोवेलेंट रेडियस और ये है आपकी इस साइड की कोवेलेंट रेडियस, और यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, और ये दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। ये है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, या इसी को बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। देखिए यही तो इसका बॉन्ड है ना, तो ये इसको बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन के केस में अगर ये देखें तो वैसे डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाइड्रोजन के केस में अगर हम देखें, ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ये है 0.74 एंगस्ट्रॉम। आप पिकोमीटर में भी ले जा सकते हो इसको, नैनोमीटर में भी ले जा सकते हो इसको। पिकोमीटर में कितनी आ जाएगी, 74 पिकोमीटर। क्यों, ये 10⁻10 है, यहाँ से दोनों डेसिमल हटा देंगे, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो 2, तो 10⁻12 कितनी हो जाएगी, 74 पिकोमीटर, है ना। तो ऐसे कन्वर्जन आने चाहिए आप लोगों को ना। अभी कन्वर्जन आप लोगों को पता तो है, लेकिन जल्दी से नहीं कर पाते हो, है ना। एक बार थोड़ा सा जब कोई कहता है ना कि इसको पिकोमीटर माइक्रोमीटर, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को अनकम्फर्टेबल फील होता है अभी ना। तो अब इसकी कोवलेंट रेडियस निकाल लेते हैं हम, कोवलेंट रेडियस। तो जो कोवलेंट रेडियस होगी हमारी, वो होगी हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियस, यस, इंटर न्यूक्लियस। इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस, या आप बॉन्ड लेंथ भी लिख सकते हो, और उसका हाफ करना है आपको। तो हाइड्रोजन के केस में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी है, 0.74 एंगस्ट्रॉम है हमारी। तो कोवलेंट रेडियस कितनी आ जाएगी हमारी, 0.37 एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगी हमारी कोवलेंट रेडियस। जैसे देखो, मतलब ए भी 0.37 एंगस्ट्रॉम है और ए भी 0.37 एंगस्ट्रॉम है। अगर हम इसी को पिकोमीटर में लिखना चाहें
तो हम लिख सकते हैं 37 पिकोमीटर, है ना। दिस इज द कोवेलेंट रेडियस। अब बॉन्डेड फॉर्म में क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेट हो जाता है, वो बॉन्ड में बंध गया तो वो भाग नहीं पाता है, इसलिए बॉन्डेड फॉर्म में डिटरमाइन की जा सकती है रेडियस, ठीक है। हो गया ये। अब कुछ हमें की पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पर जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए, है ना। आपको कोवेलेंट रेडियस के लिए बच्चों कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है, ये होती है कोवेलेंट रेडियस, दिस इज द कोवेलेंट रेडियस। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किसकी है, सिंगली बॉन्डेड कोवेलेंट एटम, जो एटम है वो किस बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड है, सिंगली। और कौन से बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और कोई बॉन्ड नहीं चलेगा यहाँ पर, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ फैक्ट्स है, कुछ की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स को जानना है ज़रूरी है ना। तो पहला की पॉइंट हमारा है कि यूनिट क्या होती है रेडियस की। तो अब एटम बहुत छोटा चीज़ है, तो उसको हम सेंटीमीटर मीटर में तो उसकी रेडियस माप नहीं सकते, बहुत छोटी यूनिट चाहिए हमें। तो इसकी यूनिट हम लेते हैं जैसे कि माइक्रोमीटर, है ना। लेकिन ये बहुत कम फेमस है, ये ज़्यादा नहीं चलती है माइक्रोमीटर आपकी, है ना। 10⁻⁶, हाँ माइक्रोमीटर इसलिए नहीं चलती क्योंकि थोड़ी एटम्स के केस में थोड़ी बड़ी लगने लगती है। अब माइक्रोमीटर से ऊपर थोड़ा नैनोमीटर, ये भी ज़्यादा फेमस नहीं है इस केस में, लेकिन बिल्कुल चल सकती है भाई, है ना। और फिर इसके बाद एंगस्ट्रॉम, सबसे फेमस एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम चलती है आपकी सबसे ज़्यादा एटम के केस में। लेकिन इसके अलावा भी आपके पिकोमीटर भी चल सकती है, पिको में भी ले जा सकते हैं आप 10⁻12 मीटर, या फेम्टोमीटर जिसको फर्मीमीटर भी कहते हैं उसमें भी ले जा सकते हैं आप, है ना। ये कुछ फेमस रेडियस है जिसमें सबसे फेमस आपकी एंगस्ट्रॉम होती है। हाँ हाँ, इसीलिए तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये हो गई, पहला फैक्ट हो गया की पॉइंट्स, ठीक। सेकंड फैक्ट क्या देखना है हमें, तो सेकंड फैक्ट ये है कि जो कोवेलेंट रेडियस है हमारी, कोवेलेंट रेडियस है जो हमारी, कोवेलेंट रेडियस है जो हमारी, वो उतनी ही छोटी होती जाएगी जितने ज़्यादा बॉन्ड्स बनते जाएंगे। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स के, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन्वर्सली। अच्छा आप ही लोग बताइए, जैसे ये चौक है, ठीक है, इसको तोड़ के हम 2 कर दें तो इसकी जैसे जैसे इसके नंबर हम बढ़ाते जाएंगे बॉन्ड के, साइज कैसी होती जाएगी, छोटी। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे साइज क्या होती जाएगी, उतनी ही छोटी, लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। एक के तोड़ के 2 कर दोगे तो बॉन्ड छोटा भी हो जाएगा, डबल भी हो जाएगा। तो बड़ा बॉन्ड तोड़ना आसान है जबकि छोटे बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक कोवेलेंट रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स के। दैट मीन अगर हम देखें तो हम जैसे सिंगल बॉन्ड ले लें, और अगर हम डबल बॉन्ड ले लें, और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड ले लें, है ना, ये कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना। तो अभी ये हाइपोथेटिकली मान के, मतलब हाइपोथेटिकल नहीं, ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जब भी आप कभी आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो कार्बन को कभी भी आप ऐसे नहीं दिखा सकते, उसकी बैलेंसी सेटिस्फाई करनी ही पड़ती है, पूरी सेटिस्फाई करनी पड़ती है। अभी के लिए चल जाता है, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो आप। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कौन होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। आपकी नॉलेज के लिए हम बता देते हैं, हालांकि इससे अभी कोई मतलब नहीं है। जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ऑलवेज सिग्मा।
डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, ये लिखना हो लिखो, नहीं लिखना तो इसका कोई यहाँ इस चैप्टर में इसका कोई मीन नहीं है, आगे आपको सिखाया जाए। एक ही सिग्मा हो सकता है, बाकी पाई होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होते हैं और 2 पाई होते हैं, है ना। ये दूसरा फैक्ट हो गया। हाँ क्यों नहीं? अभी बेसलाइन टेस्ट हुआ था, उसमें ये पूछे गए थे कि पेंटेन में टोटल कितने बॉन्ड्स हैं, टोटल बॉन्ड पूछे गए थे। आप लोग को है सब कुछ नॉलेज, और ये 9th के बेसलाइन टेस्ट में है, आप लोग 11th में हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन पेंटेन, पहले नंबर तो हाँ फॉर्मूला पता है पेंटेन का, तो कैसे काम चलेगा। तो हम आपको ट्रिक बता देते हैं, कभी भी आपको लास्ट में n दिखा जाए n, तो आपको फॉर्मूले में क्या करना है, जैसे पेंट का मतलब क्या होता है 5, तो इस नंबर का डबल करना है और 2 ऐड करना है। तो डबल करके 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। अब इसमें 16 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए कार्बन की वैलेंस अपने आप हाइड्रोजन 12 लग जाएंगे, हम जब कार्बन को सेटिस्फाई करेंगे उसकी 4 वैलेंसी। ये ऐसे ही हम बीच में हमें ध्यान आ गया तो हमने पूछ लिया। अभी हम आपको जिस दिन सिखा देंगे ना, ये तो बहुत छोटा है, अब बड़े बड़े कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3, देखो 12 हाइड्रोजन से तो 12 बॉन्ड हो जाने हैं, सीधी सीधी बात है। फिर 13 14 15 16, तो इसमें होते हैं आपके 60 बॉन्ड। ये तो बहुत ठीक है, अभी तो बहुत टफ एग्जाम्पल जब पढ़ाएंगे आपको तो ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे, नहीं तो बिल्कुल सिंपल था। 9th के बेसलाइन टेस्ट में आया था बच्चों आप लोगों के। इसमें तो आपकी ऑर्गेनिक मिलेगा, लेकिन 9th 10th की जो केमिस्ट्री उसमें तो सीधे स्टार्टिंग में ही पढ़ा दूँ। CnH2n+2 एल्केन एल्किन एल्काइन सिखाएंगे आपको। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, लेकिन याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए बाद में करेंगे इसके ऊपर चर्चा। तो ये हुई कोवेलेंट रेडियस। थर्ड नंबर का पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप तीनों रेडियस पढ़ने वाले हैं। अभी कोवेलेंट पढ़ी, इसके जस्ट बाद हम वान डेर वाल्स और मेटेलिक रेडियस पढ़ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटी रेडियस होती है आपकी, सबसे छोटी रेडियस होती है आपकी कोवेलेंट रेडियस। इससे बड़ी होगी आपकी मेटेलिक रेडियस। जो मेटेलिक रेडियस होगी, जो मेटल की रेडियस होगी, वो इससे बड़ी होगी। और सबसे बड़ी होती है वान डेर वाल्स रेडियस। एक कैसे, वो अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे आपको। सबसे बड़ी होती है वान डेर वाल्स। तो ये रिलेशन बच्चों आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। सी से मतलब है हमारा कोवेलेंट, नहीं बेटा तीनों अलग। अभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा जब हम आपको पढ़ाएंगे। तो एक कोवेलेंट है, दिस वन इज मेटेलिक, और लास्ट वन इज वान डेर वाल्स रेडियस। मेटल्स के बीच में वैसे पढ़ने ही वाले आ ही गए हैं उसमें, और क्या। वान डेर वाल्स रेडियस, वान डेर वाल्स रेडियस। अभी तो आप वान डेर वाल्स फोर्स भी पढ़ेंगे। सबसे बिग फोर्स होते हैं वान डेर वाल्स फोर्स। जनरली ये गैसेस में पाए जाते हैं या किसी बहुत वॉलेटाइल लिक्विड में जो बहुत कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है। सबसे बिग फोर्स कहलाते हैं वान डेर वाल्स फोर्स। और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है आयनिक बॉन्ड। केमिस्ट्री में न्यूक्लियर फोर्स बेटा एक अट्रैक्शन है। जब न्यूक्लियस की कंपैरिजन करेंगे तो न्यूक्लियस के साथ करेंगे। अभी हम बॉन्ड का कंपेयर न्यूक्लियस के साथ थोड़ी करेंगे, बॉन्ड का कंपैरिजन बॉन्ड्स के साथ ही करेंगे, ठीक है। तो ये 3 ही फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए। अभी वेरिएशन भी पढ़ेंगे कि ग्रुप में कहाँ घटती है, पीरियड में कहाँ बढ़ती है, फैक्टर्स इफेक्टिंग भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये पहला आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। एक कोवेलेंट रेडियस हो गई आपकी, एक आध 2 नंबर के एग्जाम में डेफिनेशन भाई आ सकती है। अब इससे बड़े फैक्ट भी होते हैं, वो भी पढ़ते हैं, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से देख लो।
एक एटम दूसरे एटम को ओवरलैप करता है। ये जो ओवरलैपिंग का पॉइंट है ये बॉन्डिंग होती है, इसी को बॉन्डिंग कहते हैं। सिंगल बॉन्ड में ये ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं। डबल बॉन्ड में ओवरलैपिंग कम हो जाती है तो बॉन्ड वीक हो जाता है, और थर्ड बॉन्ड में ओवरलैपिंग बहुत कम हो जाती है तो बॉन्ड बहुत वीक कम हो जाता है। ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट वेयर एटम्स गेट लिंक टुगेदर। ये वह पॉइंट है जहाँ एटम्स लिंक्स हो जाते हैं। और आप इसके स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखो, एक इसलिए देखना बड़े ध्यान से ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके आप जो स्ट्रक्चर देखोगे उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कोवेलेंट रेडियस से बड़ी मेटेलिक रेडियस क्यों होती है और मेटेलिक से बड़ी वॉन डर वाल्स क्यों होती है। तो इसमें एक एटम दूसरे एटम को ओवरलैप कर लेता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम पहले मेटेलिक रेडियस पढ़ेंगे बच्चों, फिर हम पढ़ेंगे वॉन डर वाल्स, इसलिए कि कोवेलेंट रेडियस से बड़ी कौन सी रेडियस होती है, मेटेलिक, है ना। तो पहले हम हालांकि कोई भी आगे पीछे पढ़ सकते हो, लेकिन एक सिस्टोमेटिक तरीके से पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट डालिए मेटेलिक रेडियस, सेकेंड नंबर की है मेटेलिक रेडियस। बिल्कुल कॉपी पेस्ट डेफिनीशन है, जो कोवेलेंट रेडियस की डेफिनीशन है वही मेटेलिक रेडियस की डेफिनीशन है, लेकिन वहाँ पर एटम किसके द्वारा बॉन्ड थे, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, और यहाँ पर एटम किसके द्वारा बॉन्डेड होंगे, मेटेलिक बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड में क्या फ़र्क है ये आपको देखना है। ये आपको पढ़नी है मेटेलिक रेडियस, हम सिंपली इसको RM से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट इज मेटेलिक रेडियस, देखिए मान लीजिए कोई एटम कोई मेटल का कोई पार्ट है, ठीक है, ये किसी एक मेटल का हम पार्ट उठा के ले आए, ये मेटल है, मेटल पीस है, कोई लोहे का टुकड़ा या किसी मेटल का टुकड़ा, गोल्ड का, सिल्वर का, ये हम काट के ले आए। अब ये जो मेटल है ये पूरा मेटल उसी मेटल के एटम से बना होगा, ये तो पक्का। अगर ये आयरन होगा तो सभी एटम्स आयरन के होंगे, कॉपर तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जो भी होगा सभी होगा। तो ये मेटल के एटम सेट कैसे होते हैं ये आपको देखना है। तो मेटल के एटम कुछ इस प्रकार से सेट होते हैं आपके, कि एक एटम ये है, अब ये ओवरलैप नहीं करते हैं, दूसरा एटम जितना क्लोज पॉसिबल होगा उतना क्लोज इसके पास आके पैक हो जाएगा, ये इस प्रकार से जी। तो इस प्रकार के मेटल के एटम्स मेटल के क्रिस्टल में सेट होते हैं, जबकि जब हमने कोवेलेंट देखा था तो कोवेलेंट बॉन्ड में वो सेट नहीं होते हैं, वो ओवरलैप करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ओवरलैपिंग में थोड़ी एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं तो साइज कैसी हो जाती है, छोटी, और मेटल में ऐसे टच कर रहे हैं तो बड़ी, तो मेटेलिक रेडियस बड़ी होती है आपकी कोवेलेंट रेडियस से, यही फ़र्क है। ऐसे आप पूरे में बना सकते हो। तो ये कोई एक हमारा मेटल है और एक दूसरा हमारा कोई मेटल है, तो मेटल के जो क्रिस्टल है, तो मेटल के क्रिस्टल में जो हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक रेडियस। डेफिनीशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ हम कोवेलेंट बॉन्ड का हाफ लेते हैं या हम किस बॉन्ड का हाफ लेंगे, मेटेलिक बॉन्ड, और मेटेलिक बॉन्ड बड़ा होता है हमारे कोवेलेंट बॉन्ड से। बना लीजिए इसे, तो ये थोड़ा सा this one is metallic radius, this one also metallic radius। तो जो मेटल क्रिस्टल है, मेटेलिक क्रिस्टल है, उसमें, और मेटेलिक बॉन्ड के बारे में बच्चों अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। मेटेलिक बॉन्ड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, 5-10 मिनट में नहीं होगा। अगर हम आपको ऐसे ही बता दें, ऐसे ही रटने वाला, तो बता देते हैं क्योंकि समझाना पड़ेगा। मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो बनता है पॉजिटिव मेटल आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के सागर, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में बनता है। और जो पॉजिटिव चार्ज मेटल आयंस होता है इसको बोलते हैं कर्नेल्स, दिस इज कॉल्ड कर्नेल्स। तो मेटेलिक बॉन्ड बनता है बिटवीन कर्नेल्स एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम बॉन्ड्स में आएंगे बच्चों तो ज़रूर इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। अभी हम अपने मेन टॉपिक में रहते हैं। तो मेटेलिक बॉन्ड होता है, कोई कभी पूछ ले तो पढ़ा देंगे हम बहुत जल्दी।
तो ये पॉजिटिव मेटल आयन जिसको बोलते हैं कर्नेस, और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ना, मेटल से इलेक्ट्रॉन छोड़ते रहते हैं, तो वो वहाँ इलेक्ट्रॉन का सागर बन जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन का जो सागर होता है वो जो पॉजिटिव मेटल